आज जैसा कि लिखा था हम लोगों ने मूविंग एवरेज के बारे में बताएंगे। तो मूविंग एवरेज के बारे में जो बताया जाना है उससे पहले मैं आपको एक दो चीज़ें और बताना चाहता हूँ। डॉक्टर रोमा सिंह भी साथ में है मेरे इस मीटिंग में। और कि भाई फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस दो चीज़ें आपको बताई गई, तो ये दोनों चीज़ें हैं क्या। ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस जनरली तब करते हैं हम जब हम कोई लॉन्ग टर्म के लिए कोई स्टॉक होल्ड करते हैं और उस पर हम देखते हैं कि बिजनेस कैसा रहेगा। और बिजनेस कैसा रहेगा उसके लिए हम देखते हैं कि उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है। और किसी भी चीज़ की इंट्रिंसिक वैल्यू, किसी भी स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू देखनी है तो फिर हमें उसे फंडामेंटल एनालिसिस के हिसाब से समझना पड़ता है भाई कंट्री की इकोनॉमी कैसी है और कंट्री में किन एरियाज में डेवलपमेंट आगे संभव है। क्या वो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, क्या वो टेक्सटाइल होगा, चाहे वो सेक्टर सेक्टर होगा, कौन सा सेक्टर होगा। और फिर उस समय हम उस शेयर की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ देखते हैं, उसका पी रेशियो देखते हैं, उसकी सेल्स देखते हैं, उसमें कितना प्रॉफिट या लॉस चल रहा है ये देखते हैं। और उसके हिसाब से देखते हैं कि उसी सेक्टर के बाकी शेयर से कंपेयर किया जाए तो शेयर महंगा है या सस्ता है और इसमें एंट्री ली जाए या नहीं। यहाँ पर हम शेयर को डेफिनेटली सस्ते प्राइस पे खरीद करके सस्ते प्राइस पे खरीद और बाद में हम चाहते हैं कि उसका प्राइस बढ़े। इन टेक्निकल एनालिसिस से डिफरेंट होता है। टेक्निकल एनालिसिस कभी भी शेयर सस्ता खरीदने के लिए आपको नहीं कहता है। टेक्निकल एनालिसिस आपसे कहता है कि जब प्राइस मूव कर रहा हो, जब प्राइस आपके डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, तब आप उसे खरीदें या बेचें। मैं एक बात और बता दूं कि लोग मार्केट गिरने से घबराते हैं, तो यहाँ पर एक बात बिल्कुल तय है कि मार्केट आप गिरते समय भी पैसे कमा सकते हैं। हाँ जी, मैं ठीक कह रहा हूँ, ना केवल मार्केट बढ़ते समय बल्कि मार्केट गिरते समय पैसे कमा सकते हैं। तो इस बात में कोई भी ऐसी डरने जैसी बात नहीं कि मार्केट गिर रहा है तो हम पैसे नहीं कमा सकते। ठीक है, ठीक है, आपने जो स्टॉक्स खरीद रखे हैं उसकी वैल्यू गिर रही, लेकिन मार्केट में ऐसे ढेर सारे तरीके हैं जिससे आप मार्केट में किसी भी मौके पर, चाहे मार्केट स्टेबल हो, चाहे मार्केट बढ़ रहा हो, चाहे मार्केट गिर रहा हो, आप हर वक्त पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम बाद में आएंगे, उनको ऑप्शंस को कैसे ट्रेड करते हैं और गिरते हुए मार्केट में पैसे पैसे कमाए जा सकते हैं ये हम देखेंगे। इनफैक्ट गिरते हुए मार्केट में ज्यादा तेजी से फायदा होता है। मैं आपको ये भी बता दूं, आपने देखा होगा मार्केट जब गिरता है तो काफी तेजी से गिरता है और बढ़ता धीरे धीरे। ठीक है, लोग कहते हैं कि मार्केट सीढ़ी से ऊपर जाता है और लिफ्ट से नीचे आता है। ठीक। तो टेक्निकल एनालिसिस जो होती है वहां पर हम प्राइस का मूवमेंट देखते हैं और स्टॉक के फंडामेंटल्स को हम उसमें अटेंशन नहीं देते और देखते हैं कि किस तरीके से चार्ट में प्राइजेक्शन हो रहा है और किस लेवल्स को चार्ट क्रॉस कर रहा है, किस लेवल पर रेजिस्टेंस है और किस लेवल पर क्या है आपका सपोर्ट है। सिर्फ इतना ही महत्वपूर्ण होता है। और टेक्निकल एनालिसिस आपके लॉस को कम करता है और आपका अगर लॉस कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि फंडामेंटल एनालिसिस में हम देखते हैं ढेर सारी चीजें जो हैं वो नहीं आ पाती हैं। रीजन होता है नहीं आ पाने का कि बैलेंस शीट पर शायद कंपनी उन्हें उतनी अच्छे तरीके से पेश नहीं करती है और कई बार जो इन्वेस्टर होता है वो धोखा खा जाता है। इसकी बजाय टेक्निकल एनालिसिस हर चीज को शो करता है, वो प्राइस में इनकॉर्पोरेटेड रहती है और वो दिखाई पड़ती है। तो इसलिए दोनों ही के अपने अपने अलग अलग इंपॉर्टेंस है और आप दोनों को कंबाइन कर लेंगे तो आप ज्यादा फायदा उठा पाएंगे। अब हम आते हैं मूविंग एवरेज। तो मूविंग एवरेज क्या होता है, मान लीजिए इस मीटिंग में अगर 20 लोग या 25 लोग हैं और मैं उनकी एवरेज एज निकालना चाहता हूँ, तो हर एक की एज को टोटल कर दूं और 25 लोग हैं तो 25 से डिवाइड कर दूं तो मुझे एज मिल जाएगी। उसी तरह से जो मूविंग एवरेज है उसमें हम तय करते हैं हम कितने पीरियड का एवरेज निकालना चाहते हैं। और टेक्निकल एनालिसिस में ढेर सारी चीजें मूविंग एवरेज से डिसाइड होती हैं। इनफैक्ट आप बड़े बड़े इंडिकेटर जो देखते हैं बुलिंजर बैंड वाले या एमएससीडी वाले या फिर और भी ढेर सारे इंडिकेटर्स, वो सारे के सारे मूविंग एवरेज पर ही काम करते हैं। मूविंग एवरेज में आप टाइम पीरियड डिसाइड करते हैं कि कितने पीरियड का मूविंग एवरेज आपको चाहिए। जनरली लोग 20 पीरियड का या 50 पीरियड का या 200 पीरियड का मूविंग एवरेज इस्तेमाल करते हैं। अब जो ज्यादातर लोग मूविंग एवरेज इस्तेमाल करते हैं वही हमें करना चाहिए। रीजन बताता हूँ इसका कि कई बार मैंने देखा कि 13 पीरियड का या 14 पीरियड का या फिर लोग इस्तेमाल करते हैं मूविंग एवरेज 44 पीरियड का। ठीक है, लेकिन 50 और 200 पीरियड का मूविंग एवरेज और 20 पीरियड का मूविंग एवरेज जो है वो ज्यादातर वाइडली इस्तेमाल किया जाने वाला मूविंग एवरेज है। और इस वजह से होता यह है कि
ज्यादातर लोग उनको इस्तेमाल करने की वजह से जब उस पर्टिकुलर लेवल पर प्राइस आता है तो रिएक्शंस ज्यादा होते हैं, और इस वजह से आपको ज्यादा अच्छी तरह से पता चल पाता है कि आप किस प्राइस पर सपोर्ट आ सकता है और किस प्राइस पर क्या हो सकता है, आपको रेजिस्टेंस मिल सकता है। क्योंकि सारे लोगों को एक ही लेवल दिखाई दे रहे हैं तो लोग वहां पर ज्यादा रिएक्ट करते हैं। इसलिए हमें कॉमनली नोन जो एवरेज हैं उनको जरूर ट्राई करना, उनको ही ज्यादा यूज करना चाहिए। ठीक है। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज होता है जिसको हम बोलते हैं 200 डे का मूविंग एवरेज, और उसमें सामान्यतया उसे इन्वेस्टर्स यूज करते हैं, और अभी हम देखेंगे कि उसे कैसे यूज किया जा सकता है। अब मैं आता हूँ कि जो मूविंग एवरेज है इसके लिए आपको या तो मूविंग एवरेज बताता है कि स्टॉक अप ट्रेंड में है या स्टॉक डाउन ट्रेंड में, या स्टॉक ऊपर बढ़ता चला जा रहा है, स्टॉक नीचे गिरता चला जा रहा है, और कई बार स्टॉक क्या होता है अपने ही लेवल पर रेंज बाउंड भी रहता है। अब देखिए, अगर कोई स्टॉक रेंज बाउंड है या कोई प्राइस ऊपर मूव कर रहा है और बार बार एक पर्टिकुलर लेवल लेवल से टकराकर फिर ऊपर जाता है, तो जैसे ही उस लेवल तक आए आप क्या कर सकते हैं, उसे बाय कर सकते हैं, और जैसे ही उस लेवल से दूर चला जाए आप उसे सेल करके प्रॉफिट ले सकते हैं, और फिर उस लेवल के पास आए आप उसे बाय कर सकते हैं। अब ध्यान रखिएगा, जब हम पीरियड की बात करते हैं तो 200, मैं बोलता हूँ 200 पीरियड का मूविंग एवरेज आप उसे मिनट चार्ट में लगा देते हैं तो 200 मिनट का जो क्लोजिंग प्राइस होगा, हर मिनट का एक क्लोजिंग प्राइस होगा, उसका एवरेज आ जाएगा। मैं उसे 200 दिन के पर लगाऊंगा, 200 अगर डे चार्ट पर लगा दूंगा तो 200 दिनों का जो, मतलब हर दिन का जो एवरेज जो क्लोजिंग प्राइस होगा वो निकल करके आ जाएगा। और क्या होगा, जैसे ही 200 अगला दिन आया सबसे लास्ट वाला दिन पीछे छूट जाएगा। इस तरीके से लास्ट जो 200 दिन होंगे उसका एवरेज क्या होगा वो कैलकुलेट होता चला जाएगा। पहले लोग इन एवरेजेस को हाथ से कैलकुलेट करते थे और उसके बाद उसे पॉइंट वाइज चार्ट में मार्क करते थे। अब इतनी अच्छी बात है कि आप 2 सेकंड के क्लिक पर ये सारे एवरेज अपने चार्ट पर लगा सकते हैं और उसका उपयोग बड़ी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अब क्या होता है, जो सिंपल मूविंग एवरेज है या जिसे मूविंग एवरेज के नाम से भी जाना जाता है, उसमें सिर्फ क्लोजिंग प्राइस देखी जाती है कि लास्ट जितने भी पीरियड का आपने मूविंग एवरेज लगाया हुआ है उसकी क्लोजिंग प्राइस कितनी है। लेकिन मान लीजिए आप चाहते हैं कि नहीं, ये जो क्लोजिंग प्राइस है इसकी बजाय हम इस बात पर ज्यादा ध्यान दें कि लास्ट सेशन में कब बंद हुआ, और उसके पिछले सेशन को उससे थोड़ा कम इंपॉर्टेंस दें, और जितना हम दूर चल जाते चले जाएं उतना उसका वैल्यू कम होती जाए, उतना उसका महत्व कम होता जाएगा डेफिनेटली। तो उस समय हम करते हैं ईएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का उपयोग। फिर कभी होता है वेटेड मूविंग एवरेज का उपयोग, कि भाई कि कितनी वैल्यू है किसी पर्टिकुलर शेयर की, किसी पर्टिकुलर शेयर की पर्टिकुलर डे, और कुछ पर्टिकुलर डे पर पर्टिकुलर वैल्यू है और उस समय कितनी वॉल्यूम ट्रेड हुए उसके हिसाब से भी एवरेज निकाला जाता है। तो ये अलग अलग तरीके हैं मूविंग एवरेज को लगाने के। लेकिन जो आज हम आपको बता रहे हैं और जो जनरली उपयोग होता है सिंपल मूविंग एवरेज। देखिए A1 A2 A3 AN ये प्राइस है, और उसको टोटल जितने प्राइजेस मैंने लिए हैं उसको एन से डिवाइड कर दिया और सिंपल मूविंग एवरेज आपके पास आ गया। एक तरह का अर्थमेटिक मीन है जिसको आप उपयोग में लाते हैं। और ये लगता ही बड़ा ही सामान्य और सिंपल है, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है मार्केट में ट्रेड करने के लिए। तो सिंपल मूविंग एवरेज ऐसा हुआ, वेटेड मूविंग एवरेज में आपने उसको वेट से मल्टीप्लाई किया है हर एक प्राइस को और एवरेज निकाला है, और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में हम डिपेंड करता है कि कितने पास का प्राइस है उसको हम उतना ज्यादा महत्व देते हैं। आज हम बात करेंगे एसएमए की या एमए की, जिसको हम बोलते हैं सिंपल मूविंग एवरेज, जहाँ नामान सामान्यतः लोग उसे मूविंग एवरेज के नाम से ही जानते हैं। ठीक है। अब क्या होता है कि हम एक काम करते हैं, हम पहले चलते हैं चार्ट पर और आपको कुछ चीजें मैं समझाता हूं पहले, उसके बाद हम यहाँ पर वापस आएंगे इस पर्टिकुलर स्लाइड पर। ठीक है। ये है आपका एच डी एफ सी बैंक का चार्ट, और एच डी एफ सी बैंक के चार्ट में जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर मैंने दो मूविंग एवरेज लगा रखे हैं। मैं काम करता हूँ, मैं आपको मूविंग एवरेज लगाना भी सिखाता हूँ यहाँ पर। मैं पहले इन स्टडीज को हटा देता हूँ और फिर दोबारा इन स्टडीज को मैं दोबारा से डालूंगा स्टडीज में जा करके, और मैंने ये सारी स्टडीज हटा देता हूँ। मैं प्राइवेट पॉइंट भी हटा देते हैं, वॉल्यूम भी हटा देते हैं, और मूविंग एवरेज भी सारे हटा देते हैं। आप यहाँ पर जाएंगे और सर्च इंजन में लिखेंगे MO मूविंग, तो ये आ गया मूविंग एवरेज। जैसे ही मूविंग एवरेज लगाएंगे
तो आपसे पूछेगा कि आपको कितने दिन का लगाना है, ये सजेस्ट कर रहा है 50 का, तो चलिए हम रेड लाइन से सबसे पहले 50 दिन का मूविंग एवरेज लगा लेते हैं। तो आप देखिए एक लाइन बन गई है पूरे आपके चार्ट पर जो आपको 50 दिन का मूविंग एवरेज शो कर रही है। फिर अगर मैं एक और लगाना चाहता हूँ तो फिर से मैं स्टडीज पर जाता हूँ और मूविंग एवरेज को क्लिक करता हूँ, और अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर 200 दिन का मूविंग एवरेज। डेफिनेटली 200 दिन का मूविंग एवरेज जो हो ज़्यादा स्मूथ कर्व होगा, क्योंकि उसमें इंडुलेशंस कम होंगे, वो ज़्यादा दिन का एवरेज है तो इसलिए उसमें आपको अप्स एंड डाउन्स कम दिखाई देंगे। और मैं इसका कलर कर देता हूँ, मान लीजिए आपको क्लियर दिखाई दे, मैं करता हूँ इसका कलर ब्लैक। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या हुआ, ये हो गया आपका दो मूविंग एवरेज आपके पास हो गए। एक हो गया आपका 50 दिन का मूविंग एवरेज और एक हो गया आपका 200 दिनों का मूविंग एवरेज। अब देखिए 200 दिनों का मूविंग एवरेज जो है ये आपको क्या शो कर रहा है, जैसे ही 200 दिनों के मूविंग एवरेज के पास या 50 दिन के मूविंग एवरेज के पास जब भी प्राइस आता है तो आप देखेंगे तो उसमें एक सडन चेंज आता है, उसमें एक जर्क आता है, उसमें एक सपोर्ट आता है, उसमें एक रेजिस्टेंस आता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम मूविंग एवरेज अप्लाई करते हैं। अगर आप देखिए यहाँ पर एक दूसरा चार्ट, ये है आपका HDFC AMC का चार्ट। होल्ड कीजिएगा, मैं आपको इसमें एक खास बात है जो आपको दिखाना चाहता हूँ। ये चार्ट मैंने इनलार्ज कर लिया और ये जो ब्लैक लाइन है यहाँ पर, ये 50 दिन का मूविंग एवरेज आपको दिखा रही है। अब ये 50 दिन का मूविंग एवरेज जो ब्लैक लाइन आपको दिखा रही है, आप देखेंगे इस अप ट्रेंड में, जब खास बात यह है कि 200 दिन का मूविंग एवरेज हमेशा ही नीचे है, और ये 50 दिन का जो मूविंग एवरेज है आपका, ये 50 दिन का मूविंग एवरेज जब भी इस प्राइस के पास, इस लाइन के पास HDFC का प्राइस आता है तो ये जंप करता है, और जंप करने के बाद फिर से नीचे आता है और इस लाइन के पास पहुंचता है, फिर जंप करता है, फिर नीचे आता है, फिर जंप करता है, फिर नीचे आता है। तो आप क्या देखेंगे कि जब जब ये प्राइस 50 दिन के मूविंग एवरेज के पास प्राइस आ रहा है तब तक आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है। ध्यान से सुनिएगा, मैं कह रहा हूं आपसे, जब जब इस 50 डे के मूविंग एवरेज के पास प्राइस आ रहा है आपको बार बार क्या मिल रही है, बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है। और उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो प्राइस है जैसे ही इसने 50 डे के मूविंग एवरेज को क्रॉस कर दिया नीचे की तरफ, उसके बाद देखिए स्टॉक डाउन ट्रेंड में चला गया। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मूविंग एवरेज इस पूरे चार्ट में यहाँ से लेकर के इस पर्टिकुलर लाइन से लेकर के और यहाँ तक मूविंग एवरेज ने आपका पूरी तरह से साथ दिया, और कम से कम 4 बार आपको एंट्री दी और 4 बार आपको एग्जिट करने का मौका दिया। ध्यान रखिएगा, जो प्राइस पहले रेजिस्टेंस होता है वो बाद में सपोर्ट बन जाता है, और जो पहले सपोर्ट होता है वो बाद में रेजिस्टेंस बन जाता है। कहने का मतलब ये है कि एक प्राइस है जिसको क्रॉस करने में शेयर को बहुत टाइम लग रहा है, 100 रुपए का प्राइस है, बार बार शेयर 100 रुपए की प्राइस तक आता है और उसके बाद नीचे चला आता है, और एक बार वो क्रॉस करके ऊपर स्थिर हो जाता है, फिर पता चलता है कि 100 रुपए का जो प्राइस है उसके नीचे शेयर नहीं जाएगा, क्योंकि वो पहले रेजिस्टेंस था और अब उसका क्या बन गया, वो सपोर्ट बन गया। और ऐसे ही होता है जब प्राइस नीचे गिरता है तो जो सपोर्ट था आगे चल करके वो क्या बन जाता है, रेजिस्टेंस बन जाता है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो 200 दिन का और 50 दिन का जो प्राइस है, जो प्राइस एक्शन है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब इसमें क्या होता है, क्रॉसओवर्स बनते हैं। भाई ये 200 दिन और 50 दिन दो क्यों डाले, ये क्रॉसओवर्स बनते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर जहां पर इस 200 दिन के प्राइस को 50 दिन के एवरेज ने ऊपर काटा है, ध्यान रखिएगा जो शॉर्ट टर्म का एवरेज है जब लॉन्ग टर्म के प्राइस के ऊपर जाता है तो अचानक से क्या होती है, अचानक से स्टॉक में अप ट्रेंड शुरू होता है, और ये अप ट्रेंड फिर काफी लंबा चलता है, और इसे हम बोलते हैं गोल्डन क्रॉस। इसको हम क्या बोलते हैं, गोल्डन क्रॉस। जब प्राइस एक साइड से ऊपर जाना शुरू करता है, कब, जब लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज क्या करता है, क्रॉस करता है। ये आपको एंट्री का पॉइंट दिखाता है। हालांकि इसके साथ हमें और भी कुछ चीजें चेक करनी होती हैं। मैंने आपको एक बात बता दूं कि ये जो क्लास है हम 2 दिन में कंप्लीट कर पाएंगे। एक तो बात यह है कि टॉपिक लंबा है और इसके साथ ढेर सारे टॉपिक एसोसिएटेड। ध्यान रखिएगा कि मैंने आपको बताया है कि मूविंग एवरेज से ही ढेर सारे इंडिकेटर, बुलिंजर बैंड और आपका MACD बनते हैं। तो जब मूविंग एवरेज इतना इंपॉर्टेंट है तो उसको टाइम हमें देना पड़ेगा, और जब हमें टाइम देना पड़ेगा तो सबसे पहले आप समझ रहे हैं इस वक्त कि गोल्डन क्रॉसओवर क्या है। गोल्डन क्रॉसओवर कहते हैं हम जब 50 दिन के मूविंग एवरेज को या 50 पीरियड का मूविंग एवरेज 200 पीरियड के मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है। ध्यान रखिएगा, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप डे का चार्ट लें। देखिए आप 1 मिनट के चार्ट पर भी इसको लगाएंगे
तो क्या होगा, वो 50 मिनट और 200 मिनट का आपको मूविंग एवरेज शो करना शुरू कर देगा। लेकिन क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तब हमें डे चार्ट देखना होता है कम से कम, और इसलिए हमने यहाँ पर जो चार्ट लगाया है वो डे का चार्ट लगा, और उसमें हम मूविंग एवरेज देख रहे हैं 50 दिनों का और 200 दिनों का। तो 200 दिनों के मूविंग एवरेज को क्रॉस किया 50 दिन के मूविंग एवरेज ने, और लगातार प्राइस ऊपर चढ़ने लगा। ये है गोल्डन क्रॉस पर। जैसे ही यहाँ पर आ जाइए जहां पर मेरा कर्सर इस वक्त है, और आप क्या देख रहे हैं, 50 दिन के मूविंग एवरेज ने 200 दिन के मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ क्रॉस कर दिया। इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं डेथ क्रॉसओवर। और जैसे ही डेथ क्रॉसओवर होगा, इस समय आपको स्टॉक से निकल जाना होता है। तो ये तो बात हुई जिसे हम कहते हैं कि किस तरीके से मूविंग एवरेज को हम इस्तेमाल करते हैं या क्या क्रॉसओवर है। आगे आते हैं वापस स्लाइड पर, और आप देखिए कि क्रॉसओवर जो है पॉइंट है जहां पर एक जो इंडिकेटर है वो दूसरे इंडिकेटर को, या एक मूविंग एवरेज है वो दूसरे मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है। उसको हम बोलते हैं गोल्डन क्रॉस या डेथ क्रॉस, जो मैंने आपको क्लियरली समझाया है अभी। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, गोल्डन क्रॉस वो चीज है जहां पर लो पीरियड का मूविंग एवरेज ऊपर क्रॉस कर जाए लॉन्ग पीरियड के मूविंग एवरेज को, और डेथ क्रॉस वो है जहां पर लॉन्ग पीरियड के मूविंग एवरेज को लो पीरियड का मूविंग एवरेज नीचे की तरफ क्रॉस कर जाए, तो उसको हम बोलेंगे डेथ क्रॉस। गोल्डन क्रॉस बाय है जहां आप बुल पे जाएंगे, और जहां डेथ क्रॉस है वहां बेयर पे जाएंगे, वहां पर क्या है, सेल है उसका। ठीक है, तो गोल्डन क्रॉस आकाश इन द शॉर्ट टर्म, फिर से यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है, आप चाहे तो इसे पढ़ लें कि जैसे ही प्राइस हम देखते हैं शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज ऊपर गया, हम उसे बाय सजेस्ट करते हैं या उसे बाय करने की चेष्टा करते हैं। वैसे ही डेथ क्रॉस में हम क्या करते हैं, डाउन ट्रेंड पर जब शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज जाएगा, तो हम उसे क्या करेंगे, सेल सेल करने के लिए कहेंगे, या उनसे कहेंगे कि स्टॉक से निकल जाना चाहिए, इसे सेल करके प्रॉफिट कमाना चाहिए। ठीक, क्योंकि आज की मीटिंग का टाइम थोड़ा कम है, मैं पास भी चल रहा हूँ, और डॉक्टर रोमा सिंह मीटिंग में है, तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो आगे चले यहाँ से और आप आगे की बातें बताएं प्लीज। धन्यवाद प्रियांश। सो यहाँ लिखा है हाउ टू ग्रैब अपॉर्चुनिटी इन मार्केट। अब हम आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताते हैं जो इम्पोर्टेंट है उस मार्केट में पैसा कमाने के लिए। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है टाइमिंग, यानी किस समय पर आप एंट्री करते हैं। आपको एंट्री करना है जब आपको पैटर्न बुलिश दिखाई देता है, यानी ऊपर जाता हुआ दिखाई देता है। तो हमारे 3 तरह के ट्रेंड होते हैं मार्केट में, एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी और एक माइनर ट्रेंड। प्राइमरी ट्रेंड वो है जो 1 साल तक भी चल सकता है, यानी बहुत लंबा ट्रेंड है। तो प्राइमरी ट्रेंड में अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, आप जहां भी खरीदेंगे आप ऊपर ही बेचेंगे, तो वो अच्छा ट्रेंड है, उसको आप फॉलो करके चलें। उसके बाद सेकेंडरी ट्रेंड कौन से हैं, जो 1 दिन से 3 दिन, 4 दिन और हफ्ता तक चलते हैं। तो अगर आप स्विंग इन्वेस्टर हैं, यानी आप हफ्ते में बेचना चाहते हैं, 2-4 दिन में बेचना चाहते हैं, तो आप सेकेंडरी ट्रेंड को कम से कम चेक करें, क्योंकि प्राइमरी ट्रेंड जो भी हो, सेकेंडरी ट्रेंड अगर आपका बुलिश है तो आप उसमें पैसा कमा सकते हैं। उसके बाद आते हैं माइनर ट्रेंड्स। जैसा कि प्रियांश ने दिखाया था कि स्टॉक बार बार मूविंग एवरेज को टर्न करके ऊपर जा रहा था, तो दीज आर माइनर ट्रेंड्स, यानी वो नीचे आता है फिर ऊपर जाता है, नीचे आता है, तो आपको घबराना नहीं है, वो फिर ऊपर जाएगा। तो जब तक मूविंग एवरेज से ऊपर आपका स्टॉक है तो आप अच्छे से रह सकते हैं उसके अंदर, और जैसे ही वो मूविंग एवरेज को टच करता है आपको स्टॉक से बाहर आना होता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसके अलावा ना ट्रेंड्स में हमारा ये भी होता है कि अप ट्रेंड को हम कैसे पहचाने, डाउन ट्रेंड को हम कैसे पहचाने, और साइडवेज क्या है और वहां हम कैसे पैसा कमाएं। तो अप ट्रेंड वो है जब आपको स्टॉक ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और ट्रेंड बदलने का हमें कैसे पता चलेगा, वो हमें मूविंग एवरेज से पता चलेगा। जब 50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक आ रहा है तो ट्रेंड चेंज हो रहा है। जब स्टॉक फिर से 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर जा रहा है तो फिर से ट्रेंड चेंज हो रहा है। तो इस तरह से हम डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड को पहचान सकते हैं। जो चार्ट सपोर्ट जहां लिखा हुआ है ये साइडवेज ट्रेंड दिखाया गया है, यानी स्टॉक 2 लाइन के बीच में मूव कर रहा है, और जो ऊपर वाला एरिया है वो रेजिस्टेंस है इसका, और जो नीचे वाला एरिया है वो सपोर्ट है इसका। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब इसके बाद आते हैं व्हाट इज एन एंट्री पॉइंट इन मार्केट। ये आपको डिसाइड करना है कि आप किस तरह का ट्रेडिंग करना चाहते हैं। आप डे ट्रेडर बनना चाहते हैं, यानी आप उसी दिन बाय करके खरीदना बेचना चाहते हैं, तो आपको माइनर ट्रेंड्स देखना होगा, यानी आपको मिनट्स के चार्ट देखने होंगे। अगर आप तो एक दिन खरीद कर हफ्ता 10 दिन रखना चाहते हैं तो आप सेकेंडरी ट्रेंड को फॉलो कर सकते हैं, और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको प्राइमरी ट्रेंड देखकर चलना है। उसके बाद आते हैं व्हाट इज एन एग्जिट पॉइंट इन मार्केट। एग्जिट पॉइंट वो है कि जब
आपको मार्केट से निकल जाना है। ये जरूरी है कि आपको स्टॉक को बेच देना है उस जगह, क्योंकि अगर ट्रेंड चेंज हो गया है तो आपको रखने का कोई फायदा नहीं है, फिर आपको लॉस ही आएगा उस पोजीशन में। तो एग्जिट पॉइंट वो पॉइंट्स होते हैं जो हम पहले से डिसाइड करके चलते हैं कि हाँ, यहाँ तक हमको प्रॉफिट लेना है, इसके बाद हमें निकल जाना है। या अगर हमारा मार्केट का प्राइस, अगर हमारे स्टॉक का प्राइस किसी पर्टिकुलर वैल्यू के नीचे चला जाएगा तो हम उसको फिर निकल जाएंगे, रिटेन नहीं करेंगे, भले ही हमें लॉस हो रहा हो या प्रॉफिट हो रहा हो। वो एक लॉस को कम करने का तरीका है। तो एक टर्म आती है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस जैसा प्रियांश बार बार बोलते भी हैं कि आपको स्टॉप लॉस लगाकर चलना है, यानी आपको ट्रेड में जाने से पहले ही डिसाइड करना है कि मैं इस ट्रेड में कब तक रहूंगा, और अगर कोई पर्टिकुलर वैल्यू के नीचे वो चला जाएगा तो मुझे बाहर आ जाना है। तो स्टॉप लॉस एक मेथड है अपने लॉस को कम करने का, और जैसे ही लॉस कम होगा प्रॉफिट हमारा अपने आप आ जाएगा। तो स्विंग ट्रेडर्स और डे ट्रेडर्स को स्टॉप लॉस आइडेंटिफाई करने के अलग अलग तरीके होते हैं। यानी अगर आप उसी दिन की ट्रेड कर रहे हैं तो आप पहले दिन का जो क्लोजिंग प्राइस है उससे नीचे जाने उस वैल्यू पर अपना स्टॉप लॉस लगाकर चलेंगे तो आपको लॉस मिनिमम होगा। और जो स्विंग ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए मूविंग एवरेज का अभी प्रियांश ने बताया, यानी आप मूविंग एवरेज से नीचे जाते ही, जो शॉर्ट वाला मूविंग एवरेज है, लॉन्ग ड्यूरेशन वाला नहीं, तब उससे बाहर निकल जाएंगे आप तो आपको फायदा होगा ट्रेड में और कभी नुकसान नहीं आप उठाएंगे। टारगेट प्राइस हमारा वो प्राइस होता है जिसको हम चार्ट के पैटर्न देखकर, इंडिकेटर देखकर पहले से डिसाइड कर सकते हैं। क्योंकि अभी हम जब आपको टेक्निकल इंडिकेटर्स बता रहे हैं तो टेक्निकली हम ये पता कर सकते हैं कि इस शेयर में कितना पोटेंशियल है ऊपर तक जाने का। जैसे इस चार्ट में दिख रहा है आपको, अभी नेक्स्ट चार्ट आएगा तो आप देख पाएंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और डिफरेंट इंडिकेटर्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं हमें ये पता करने के लिए कि चार्ट का प्राइस कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है, कहाँ हमको स्टॉप लॉस लगाना है और कहाँ से हमें बाहर आ जाना है। तो इसमें जब ये आप नंबर 3 को देखिए, नंबर 3 जहां लिखा हुआ है ये एक सपोर्ट लेवल को बता रहा है, यानी अगर ये टूटेगा तो आपको बाहर आ जाना है, ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। और नंबर 4 जो है वो एक रेजिस्टेंस को शो करता है। अगर आप बाइंग पोजीशन को ढूंढ रहे हैं इस चार्ट में तो जैसे ही ये रेजिस्टेंस को तोड़ेगा, यानी 4 वाले लेवल से ऊपर जाएगा, आपको इमीडिएटली बाय करना है, क्योंकि इसमें पोटेंशियल है। ये कम से कम काफी पॉइंट ऊपर जा सकता है, जितना 3 to 4 का गैप है उतना ऊपर इसका जाने का अभी पोटेंशियल है। तो ऐसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने बाइंग प्राइस को और अपने स्टॉप लॉस को। यानी इसमें 4 लेवल जो है वो बाइंग लेवल है और स्टॉप लॉस जो है वो 3 और 5 वाला लेवल है। थैंक यू प्रियांश। देखिए ऐसा है कि जो मूविंग एवरेज से आपको फायदा होता है वो इस बात का होता है कि आप किसी भी राइजिंग ट्रेंड में, किसी भी बढ़ते हुए ट्रेंड को पहचान सकते हैं और उस मूविंग एवरेज के ऊपर रहने तक उसे बाय करके रख सकते हैं। और इस तरीके से आप कोशिश कर सकते हैं इस बात की कि काफी आसानी से आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं और आप जहां लॉस होने की संभावना को कम करने का भी आइडिया ये मूविंग एवरेज देता है। हो सकता है कि आपने ऊपर के प्राइस पे ध्यान रखें, कभी भी आप मूविंग एवरेज लगाए तो मूविंग एवरेज से दूर स्टॉक को बाय ना करें, हमेशा मूविंग एवरेज के साथ जब प्राइस आए तो बाय करें और उस मूविंग एवरेज के नीचे निकल कर अगर रुक जाए तो वहां पर फिर आप अपना लॉस बुक कर लें, फिर उस समय आप उसे कंटिन्यू नहीं करें। ठीक है। दूसरी बात यह है कि आपको एंट्री और सपोर्ट ये बताता है, लेकिन एग्जिट कहाँ पर करना है इसके लिए आपको फिर से आगे एमएससीडी और आरएसआई समझना पड़ेगा, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स और मूविंग एवरेज कन्वर्जेंट डाइवर्जेंस, एमएससीडी बोलते हैं और आरएसआई के नाम से जानते हैं। तो ये भी जो चीजें हैं ये आपको आगे बता पाएंगे हम कि किस तरीके से किसी स्टॉक में कब एंट्री लेनी है और कब आपको एग्जिट कर जाना है। तो ये आगे का जो लेवल है आज हम डेफिनेटली कवर नहीं कर पाएंगे क्योंकि टाइम कम है और मैंने आपको बताया था कि 2 दिनों में पूरा हो पाएगा। तो कल हम आपको एमएससीडी और आरएसआई के बारे में आगे चलकर बताएंगे। अगली बात यह है कि कई बार हम इन चार्ट्स की वजह से साथ हम क्वांटिटी ही पता लगा सकते हैं। कई बार क्या होता है हम पिरामिडिंग करते हैं कि हम एक स्टॉक को लेते हैं और धीरे धीरे हम उसकी क्वांटिटी बढ़ाते चले जाते हैं जिससे हमारा प्रॉफिट आगे बढ़ता चला जाए। जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है वैसे वैसे हम क्वांटिटी बढ़ाते चले जाते हैं, इसको हम बोलते हैं पिरामिडिंग। और उसकी वजह से हमारा जो प्रॉफिट है वो स्केल अप होता चला जाता है, वो बढ़ता चला जाता है। देखिए फिर से मैं वही बात दोहरा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा कि गिरते हुए चार्ट में किसी शेयर के गिरते हुए प्राइस में सिर्फ इस वजह से कि क्योंकि शेयर सस्ता हो रहा है हम उसे लें, ये सही नहीं होता है। मार्केट में हम देखते हैं कि ऐसी स्थिति में हमेशा हमें नुकसान ही होता है। ठीक है।
और एक बात जो इम्पोर्टेंट है कि आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप मार्केट में 10,000 रुपए लेकर आ रहे हैं, 1,00,000 रुपए लेके आ रहे हैं, 10 लाख रुपए लेके आ रहे हैं, 1 करोड़ रुपए लेकर आ रहे हैं, तो आपको तय करना पड़ेगा कि कितना पैसा आप अपना लॉस में, एक ट्रेड के लॉस में लगा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर हम एक पर ट्रेड लॉस अगर कम कर लेते हैं इन टेक्निक्स की वजह से, तो अल्टीमेटली हमें फायदा ये होगा कि हम आसानी से क्या कर पाएंगे, हम आसानी से अपने प्रॉफिट को बढ़ा पाएंगे। तो आप इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आपको हर ट्रेड में अपना लॉस क्या करके रखना है, क्या कम करके रखना है। आपको मिनिमम करके रखना है कि आप अपने टोटल कैपिटल का जो एक पर्टिकुलर ट्रेड में लगा रहे हैं उसका 1 या 2% से ज्यादा लॉस ना उठाएं। तो क्या होगा, उसकी वजह से आपको फायदा मिलेगा इस चीज का कि आप इजिली उन प्राइस तक पहुंच पाएंगे, उस लेवल तक पहुंच पाएंगे जहां आप मैक्सिमम प्रॉफिट उस चीज का उठा सकते हैं। मैं वापस से चार्ट पर जा रहा हूँ, आपको कुछ नई चीजें दिखाता हूँ। देखिए, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का चार्ट है ना। और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चार्ट पर एक बात जो बहुत क्लियर आपको नजर आ रही है, वो आ रही कि जो रेड वाली लाइन अभी मैंने आपको बनाकर दिखाई थी, ये है आपका 20 पीरियड का मूविंग एवरेज, और ये है आपका 50 पीरियड का मूविंग एवरेज। क्योंकि मैंने ट्रेडिंग के लिए इसे लगा रखा है, इसलिए 20 और 50 का मैं आपको उसके साथ भी बता रहा हूँ। 50 और 200 का हम जनरली करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए यूज, है ना। ये चार्ट मैंने एक्सपेंड कर दिया, और देखिए यहाँ पर इस लेवल को ले लें जहां पर 20 पीरियड का मूविंग एवरेज जो है वो क्रॉस करता है रिलायंस के 50 पीरियड के मूविंग एवरेज को। और यहाँ पे स्टॉक को आप क्या करते हैं, बाय करते हैं। और यहाँ बाय करते हैं तो इस समय प्राइस जिस वक्त आप बाय कर रहे हैं, जहां बाय कर पाएंगे उस समय प्राइस करीब करीब 1,500 रुपए के आसपास है। और जहां पर ये वापस, मैं कहता हूँ या तो मूविंग एवरेज से बहुत दूर हो गया, तो आप यहाँ पर भी एग्जिट कर सकते हैं, है ना। या तो आप ये रूल बना सकते हैं भाई 10% मुझे प्रॉफिट मिलेगा तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा। या फिर आपको लगता है कि नहीं, जहां पर इसे वापस क्रॉस कर गया 2,051 रुपए के प्राइस पर, तो हम क्या कर सकते हैं उसे, हम उसे फिर से क्या कर सकते हैं, फिर से उसे एग्जिट कर सकते हैं। तो जब भी ये प्राइस पर ऐसा क्रॉसओवर आपको दिखाई दे जहां पर 20 डेज का मूविंग एवरेज 50 डेज के मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रहा हो, या 20 पीरियड का मूविंग एवरेज 50 पीरियड के मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रहा हो, तो आप आसानी से वहां पर प्राइस की में एंट्री ले सकते हैं। राइट, अगला चार्ट और देखते हैं हम। हिंदुस्तान यूनिलीवर का चार्ट देखिए, कितना शानदार चार्ट है। और ये डेली चार्ट है इसका, और इस पे सिर्फ एक मूविंग एवरेज हम लगा कर रखते हैं। मान लीजिए ब्लैक वाली लाइन देखिए, और ये ब्लैक वाली जो लाइन है आपकी, वो है 200 दिन का मूविंग एवरेज। जब भी ये स्टॉक 200 दिन के मूविंग एवरेज के पास आता है, तब आपको इसको खरीदना है, ठीक है। और उसके बाद उसे 10% 5% दूर चला जाता है आपके प्राइस से, तो आप उसे सेल करके निकल जाइए। अगली बार फिर से वो उसके 200 दिन के मूविंग एवरेज के पास आता है, दोबारा बाय कीजिए, और अगली बार 10% दूर जब निकल जाता है तो इसे सेल कर दीजिए। देखिए, और जब ये 200 दिनों के मूविंग एवरेज को क्रॉस करके नीचे आ जाए, तब आपको इस स्टॉक को आगे नहीं रखना है, ये तय करके रखिए। अब आप देखिए, कहीं पर भी जब भी ये 200 दिनों के मूविंग एवरेज के पास आ रहा है, उसके बाद ये सडन इसमें क्या आता है, जंप आता है, फिर 200 दिनों के मूविंग एवरेज के पास आएगा। ध्यान रखिएगा, मूविंग एवरेज जो है वो मैग्नेट की तरह काम करता है। हमेशा स्टॉक को उसके पास वापस आना ही है, क्योंकि मूविंग एवरेज क्या होता है, प्राइस के साथ ऊपर बढ़ता चला जाता है, और जैसे ही प्राइस स्टेबल होगी धीरे धीरे क्या होगा, मूविंग एवरेज उसके पास आता चला जाएगा। तो ध्यान रखिए, जब भी आप मूविंग एवरेज से बहुत दूर चले जाएं, उस समय स्टॉक में प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए, और जब भी वो सपोर्ट के पास वापस आए, आप उस पर दोबारा से एंट्री कीजिए। आप इस तरह के किसी भी ट्रेंडिंग स्टॉक को उठाइए, उसमें 200 दिनों का मूविंग एवरेज डालिए, और कुछ भी मत कीजिए, आप गोल्डन क्रॉस ओवर या 10 क्रॉस ओवर भूल जाइए, सिर्फ 200 दिनों के मूविंग एवरेज के साथ भी आप काम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उस केस में क्या होगा, आप स्टॉक को बाय तभी करेंगे जब स्टॉक कहाँ होगा, मूविंग एवरेज से ऊपर होगा। उसके नीचे आप बाय नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। नीचे बाय करेंगे तो लॉस होने के चांसेस होंगे। फिर आपके पास सपोर्ट क्या है, आपका 200 दिनों का मूविंग एवरेज है, ध्यान रखिएगा। और आपको एग्जिट करने के लिए बताया कि 10% का या 7% का, जो भी आपका टारगेट है आपको मिल जाता है, आप वहां से निकल जाइए, ठीक है। तो इस तरीके से आप अलग अलग चार्ट्स में क्या देख सकते हैं, इस तरह का आप प्राइस मूवमेंट देख सकते हैं, और उन स्टॉक्स को आप बाय कर सकते हैं। ये है आपका रिलायंस का चार्ट।
पॉपुलेट होने दीजिए। रिलायंस के चार्ट में देखिए 200 दिनों के मूविंग एवरेज को तो रेस्पेक्ट कर ही करा है, साथ ही साथ जब इसने यहाँ पर गोल्डन क्रॉसओवर बनाया, कहाँ पर, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, मैं जरा सा एक्सपेंड करता हूँ, आपको बड़ा दिख पाया जरा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जब इसने गोल्डन क्रॉसओवर बनाया, ये देखिए ये जो ब्लू वाली लाइन है ये है आपकी 50 दिन का मूविंग एवरेज, और ये जो ब्लैक वाली लाइन है 200 दिनों का मूविंग एवरेज। जैसे ही इसने क्रॉस किया आपने यहाँ खरीदा होता और फिर आपके 50 दिन के मूविंग एवरेज को नीचे क्रॉस करने तक इसे रखा होता, तब आप समझिए कि इस लेवल पर प्राइस जो है स्टॉक का वो कभी करीब है 1450 रुपये, 1500 रुपये, और आप निकलते हैं यहाँ पर करीब करीब 2300 या 2200 रुपये के प्राइस पर। तो आप हर बार आप ऐसा नहीं सोच सकते मार्केट में कि आप सबसे लोअर प्राइस पर खरीदेंगे और सबसे मैक्सिमम प्राइस पर निकलेंगे, ये किसी के लिए भी संभव नहीं होता है। मतलब हम इतने लकी नहीं हो सकते कि हर समय हम मिनिमम प्राइस पर ही खरीदें और मैक्सिमम प्राइस पर ही निकले। तो इस समय हमें इस बात का ध्यान देना जरूरी है कि हम कुछ इंडिकेटर्स को बहुत ही डिसिप्लिन के साथ फॉलो करें, तो नुकसान होने की संभावना कम रहती है। अब देखिए, मैं कहता हूं कि किसी स्टॉक को सेल करना है, जहां पर डेथ क्रॉस ओवर है वहां पर आप उसे सेल कर सकते हैं, और जब तक प्राइस नीचे जाता रहे, 10% नीचे चला जाए तो बहुत ही बढ़िया, आप उसे क्या कर सकते हैं, वहां पर बाय करके वापस क्या कर सकते हैं, फिर से मैं सेलिंग का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। जहां पर ध्यान रखिएगा, स्टॉक मार्केट में अगर आपके पास कोई शेयर नहीं भी है तब भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग के थ्रू या डेरिवेटिव ट्रेडिंग के थ्रू या फ्यूचर ट्रेडिंग के थ्रू आप पैसे कमा सकते हैं। आप किसी स्टॉक को ऊपर के लेवल पर बेच करके नीचे के लेवल पर खरीद करके पैसे बना सकते हैं, और इस तरीके से गिरते हुए मार्केट में पैसे कमाए जा सकते हैं आगे के। हालांकि आगे के लेवल की बात है, जो लोग नए जुड़े हुए हैं उन्हें बात अजीब सी लगती है कि कोई शेयर हमारे पास है नहीं तो हम उसे बेच कैसे सकते हैं। ये पॉसिबल है, यहाँ पर आप वायदा बाजार में फ्यूचर ट्रेडिंग में ऐसा कर सकते हैं, और आप किसी भी शेयर को जो आपके पास नहीं है और वायदा बाजार में ट्रेड करता है अगर, तो आप उस पर इस तरह से काम कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितनी शिद्दत के साथ इन चीज़ों को सीख रहे हैं। और पहले आज मूविंग एवरेज पर एक काम कीजिएगा, डिफरेंट चार्ट्स पर जिनमें आप जो स्टॉक्स जिनमें आप इन्वेस्ट करते हैं उन चार्ट्स पर मूविंग एवरेज डालकर देखिए, 50 दिनों का डालिए, 200 दिनों का डालिए, और उसे डेली चार्ट पर लगा कर देखिए कि क्या ट्रेंड आपको समझ में आता है, क्या आपको लगता है कि वो किस तरीके से आगे बढ़े। देखिए, अगर ऐसा नहीं कि स्टॉक मार्केट में कोई भी आए और पैसा लगाए और वो बढ़ता चला जाए, ऐसा हुआ कुछ दिनों तक, लेकिन ये सब शेयर, कभी कभी ऐसा होता है, साल 8-10 सालों में ऐसा मौका आता है कि स्टॉक मार्केट इतना गिर गया कि आप उसका कुछ भी खरीदेंगे तो सब कुछ बढ़ता है। लेकिन अब जो मार्केट है इसमें आपको सोचकर समझकर ही काम करना पड़ेगा। देखिए, अगर आप सोचकर समझकर काम करेंगे तो हर दिन मौके होते हैं, और एक नहीं, हर दिन कई मौके होते हैं। डिपेंड करता है कि आप कितना सोच समझकर काम कर रहे हैं, कितना पढ़ करके आप काम कर रहे हैं, तो आपको प्रॉफिट होने का चांस उतना कम होता है। इनफैक्ट आपका लॉस होने का चांसेस उतने कम हो जाते हैं, और लॉस होने के चांसेस जब कम हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर मेरे पास 4 या 5 मिनट, 4 मिनट का टाइम है, 3 मिनट का, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो जरूर पूछिए। इस वक्त कोई क्वेश्चन है तो मैं 1 या 2 क्वेश्चन का आंसर कर सकता हूँ, अगर आप कुछ पूछना चाहें। ध्यान रखिएगा, कल हम मूविंग एवरेज के साथ एमएससीडी सर सेम क्वेश्चन पेटीएम, नवीन भाई देखो, पेटीएम के चार्ट पर आते हैं। अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो मैं पेटीएम का चार्ट दिखाता हूँ आपको, और पेटीएम के चार्ट पे हम देख लेते हैं कि क्या चल रहा है, ठीक है ना। एक तो पेटीएम का चार्ट ही बहुत छोटा है अपने पास, है ना, पेटीएम का चार्ट बड़ा नहीं, और आपको क्लियर दिख रहा है ना कि डाउन ट्रेंड है। ये कल लगातार पेटीएम का डाउन ट्रेंड चल रहा है, और पेटीएम लगातार नीचे के लेवल को तोड़ता चला जा रहा है। ध्यान रखिएगा, जब लोअर लो बनाता चले जा रहा है, देखिए एक लो इसने ये बनाया, फिर एक लो ये बनाया, फिर एक लो ये बनाया, और अगले लो तक जा रहा है। ध्यान रखिएगा, जब तक एक हाई बना करके और उससे ऊपर का हाई ये ना बना दे, तब तक आपको इस चार्ट में एंट्री नहीं करनी है, ठीक है। 960 रुपये वैल्यू आ गई है, कहीं 2100 कुछ रुपए का प्राइस था, और 960 रुपये वैल्यू आ गई है। इस स्टॉक में बिल्कुल भी सजेस्ट मैं नहीं करता कि आप एंट्री लें, ठीक है। आपको जब तक ये जो लेवल है 1340 रुपये, और उसके बाद मैं कहूंगा कि जब 1600 रुपये, ये जो पर्टिकुलर लेवल है यहाँ पर आपका 1600-1700 रुपये का लेवल, इससे जब ऊपर आने लगे तभी आप एवरेज करने की कोशिश कीजिए। और मेरी तो ये सलाह है कि अगर इसमें कोई अच्छा उछाल आए
तो फिलहाल के लिए निकल जाइए। और जब ये 1600 रुपए के ऊपर आना बढ़ना शुरू हो, ये मैं नहीं कह सकता कि कब आएगा, क्योंकि अर्निंग जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी नहीं है, लॉस मेकिंग कंपनी है, तो इसलिए पेटीएम को बाय करने की या उसको होल्ड करने की भी सलाह नहीं है, उछाल में निकल जाने की सलाह है मेरी तरफ से। बाकी मैं आपको मैं रजिस्टर्ड से भी इन्वेस्टर नहीं हूं, तो मैं सिर्फ आपको स्टडी के हिसाब से बता रहा हूँ, आप अपनी समझ से अपने एडवाइजर के हिसाब से ही काम कीजिएगा। और कोई प्रश्न? हेलो प्रियन सर, हाँ बताइए। ये टाटा एलेक्सा के शेयर्स के बारे में कुछ बताएंगे? टाटा एलेक्सी ना, टाटा एलेक्सी देखिए बड़ा ही बढ़िया ट्रेंड चल रहा है उस शेयर में, और फिलहाल तो उस चार्ट पर आते हैं। टाटा एलेक्सी का शेयर देखिए, अब इसमें एक लेवल है आपका 7,035 रुपए के आसपास, ये आपका है फिलहाल सपोर्ट। और इससे नीचे शेयर आए और आपके पास है शेयर, तो आपको निकल जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अभी जो मार्केट में इस तरह के शेयर्स के साथ चल रहा है, आपको मालूम है कि मैं आपको एक बुरी खबर और दे दूं कि यूएस मार्केट जो है बहुत बुरी तरह से गिरा है कल रात भी। तो हो सकता है मंडे को मार्केट फिर से नीचे खुले और सॉफ्टवेयर शेयर या टेक्नोलॉजी शेयर्स का और फिर बुरा हाल हो। तो 7,035 रुपए का या 7,000 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाइए, और तब तक बने रहिए जब तक ये ऊपर है शेयर, उसके ऊपर बने रहने की जरूरत नहीं है इस शेयर में, अदरवाइज लॉस हो सकता है आपको। तो 7,000 रुपए का स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से बनता है। चलिए, मीटिंग का टाइम खत्म हो रहा है। आज हमारे पास कंप्लीट मीटिंग नहीं है, कोई टेक्निकल इशू है, तो हम फिर आपसे मिलेंगे कल, और कल पूरे 1 घंटे की मीटिंग करने की कोशिश करेंगे। बाकी के अगर आपके प्रश्न हैं तो कल हम बात करते हैं। धन्यवाद सर, एक मेरा क्वेश्चन था। कुलमणि जी, क्योंकि मीटिंग का टाइम खत्म हो रहा है तो मैं आंसर करने में दिक्कत हो जाएगी, मीटिंग बंद हो जाएगी। कल पूछ लीजिए सर, आपको लिंक दोबारा आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, ओके सर, ओके। सॉरी।